सब घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। चलिए, कल का क्लास जहां तक हुआ था उसके आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं। कल हमने बताया था कि सोल्युबिलिटी हम दो केस में देखते हैं। एक हमारा था कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा हमारा जो केस है दैट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो पहला केस तो कल हम बता चुके हैं, दूसरा केस अभी बताना बाकी है। तो आज हम सेकेंड केस देखेंगे सोल्युबिलिटी का। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर एक नियम है जिसको हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम। तो बोर्ड के नजरिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गैस इन लिक्विड, मतलब गैस जो है लिक्विड में कैसे घुलता है, कितना घुलता है। तो आपको जानकारी हम दे दें, सभी गैसों का घुलने की क्षमता समान नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में वाटर के अंदर डिजोल्व होता है। हम जैसे बात करते हैं HCl की, बात करते हैं अमोनिया की, ये सब क्या था, हाई अमाउंट में हाईली सोलुबल है, हाईली सोलुबल इन वाटर। ये सब जल्दी से जल्दी वाटर में डिजोल्व हो जाती है। तो सभी गैसों का वाटर में समान रूप से डिजोल्व होगा, सोलुबल होगा या उसकी सोलबिलिटी समान होगा कोई जरूरी नहीं है। हर किसी का सोलबिलिटी अपनी अपनी होती है। तो इस विषय में हेनरी ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था जिससे ये पता चलता है कितना डिजोल्व होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं सोलिडिटी को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर है। फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी। फर्स्ट हमारा है नेचर ऑफ गैस या सॉलिड सॉल्वेंट कर सकते हैं। दूसरा टेम्परेचर और तीसरा हमारा प्रेशर है, मेन फैक्टर। तो गैस के रिस्पेक्ट में नेचर ऐसा है कि गैस अगर हमारा पोलर है तो पानी के अंदर अच्छा से डिजोल्व होगा, और दूसरा कि गैस अगर हमारा नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड में अच्छा से डिजोल्व होगा। और सेकेंड हमारे पास है टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का जितना कम टेम्परेचर होगा वह गैस उतना ही आसानी से डिजोल्व करेगा वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। तो जरूरी है कि सॉल्यूशंस का टेम्परेचर कम रहे। और तीसरा जो मेन फैक्टर है प्रेशर, कि जितना ज्यादा हम प्रेशर देंगे गैसों का सोलिबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस विषय में हेनरी का जो अपना कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग हेनरी लॉ के नाम से समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस is directly proportional to the pressure above the surface of solution। किसी सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर में जितना ज्यादा प्रेशर या बहुत सारा गैस है तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे पार्शियल प्रेशर। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैसों का सोलिबिलिटी देखा जाए।
आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये मान लो कंटेनर है जहां हमारा सॉल्वेंट है और एक कोई गैस हमारे पास है, मान लीजिए ये गैस है हमारा, तो गैस का सॉल्युबिलिटी कितना होगा ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो कह रहे कि इस सॉल्यूशन के ऊपर में या इस सॉल्वेंट के ऊपर में ये जो हमारा गैस है, सॉल्यूशन के ऊपर में जो हमारा गैस है उसका प्रेशर कितना है। गैस अगर एक से ज्यादा है तो उसमें कहेंगे पार्शियल प्रेशर कितना है। जैसे मान लीजिए कुछ गैस हमारा नाइट्रोजन है, कुछ गैस हमारा ऑक्सीजन है, तो क्वेश्चन ये उठेगा ना कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कितनी है या ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो जब दो गैस हमारे पास हो गया तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के आधार पर हम लोग सीखे थे कि जब गैसों का मिक्सचर होता है तो प्रत्येक के गैस के प्रेशर को हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर, और जितना भी पार्शियल प्रेशर है सबको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, इसके ऊपर में जितना गैस है तो गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो गैस उतना ही ज्यादा यहाँ पे घुलेगा। तो गैसों का सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है कि गैस सॉल्यूशन के ऊपर में कितना हमारा गैस का पार्शियल प्रेशर है। अगर हम सॉल्युबिलिटी को तो डाल्टन के नियम के साथ मिक्स अगर करें तो सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दें तो नया नियम क्या हो सकता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ dissolved gas, द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिजोल्व गैस, कितना गैस यहाँ डिजोल्व हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये गैस कितना डिजोल्व हुआ है डिपेंड करता है यहाँ है कितना गैस, गैस की कंसंट्रेशन कितना, गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, इस पे डिपेंड करता है। इसलिए कहेंगे कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिजोल्व गैस, partial pressure of dissolved gas is directly proportional to the mole fraction of gas above the solution। अब ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है डाल्टन्स के कॉन्सेप्ट में मोल फ्रैक्शन का सीधे समानुपात होता है, पढ़े होंगे। तो यहाँ जो पार्शियल प्रेशर था उसको मोल फ्रैक्शन में रिप्लेस कर दिए टर्म को, जो हमारा पार्शियल प्रेशर का जगह था उसको हमने क्या किया है मोल फ्रैक्शन में रिप्लेस कर दिए हैं, और जो सोल्युबिलिटी था उसको हम क्या किए हैं पार्शियल प्रेशर ऊपर वाला ले लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे का अगर सीधा है तो ये इसके साथ सीधा है या ये इसके साथ बात बराबर है ना, दोनों क्या है सीधे है ना। तो प्रेशर एक्स के साथ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चाहे एक्स क्या है प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे नियम को थोड़ा सा उल्टा कर दिए हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में सेम स्टेटमेंट मिलेगा कि जो हमारा गैस का पार्शियल प्रेशर, डिजोल्व गैस का जो पार्शियल प्रेशर उतना होगा जितना ज्यादा गैसों का यहाँ मोल फ्रैक्शन है, अर्थात सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पार्शियल प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा सोल्यूबल होगा। अब इस नियम को हम मैथमेटिकल देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर क्या है हमारे पास, मान लेते हैं P है, ये जो P हमारा होगा वह मोल फ्रैक्शन के साथ सीधे समानुपात होगा। जो पार्शियल प्रेशर हमारा P होगा वह मोल फ्रैक्शन के साथ सीधे क्या होगा समानुपात होगा। इसको जब हटाएंगे तो कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट हमारा क्या है KH इंटू एक्स। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में कौन सा रिलेशन है, सीधा है, बशर्ते केएच हमारा क्या है हेनरी कांस्टेंट है। केएच हमारा क्या है वेयर हेनरीज कांस्टेंट। अगर हम बात करते तो हेनरी कांस्टेंट क्या है तो इसको समझ सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है डिफरेंट होता है, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट
फॉर डिफरेंट गैस, मतलब गैस जैसे ही चेंज कर देंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन है तो उसका एक अलग केएच का मान होगा, और यहाँ ऑक्सीजन है तो उसका केएच का मान अलग होगा। गैस जैसे ही चेंज हुआ तो केएच का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। और दूसरा कि केएच जो है टेम्परेचर के साथ सीधे ही डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर का मान अगर इंक्रीज कर गया, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए हैं तो हमारा केएच का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए दो तरह की वाटर आपके पास है, एक कोल्ड वाटर है, दूसरा हमारा हॉट वाटर है। तो कोल्ड वाटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम है तो उसका केएच का मान भी क्या होगा, कम होगा। अब जैसे हॉट वाटर हमारे पास है गर्म पानी, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो केएच का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पानी कहने से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, पानी सॉल्वेंट है। एक्चुअली क्या है, केएच का मान होता है किसके लिए, सॉलिड के लिए। जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, सॉलिड है यहाँ पर, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो केएच किसके लिए होता है, तरह की जो हमारा गैस है उसके लिए केएच का मान होता है। तो गैस क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉलिड का काम करता है। तो अगर वही गैस हॉट कंडीशन में है, जिससे मान लीजिए ऑक्सीजन हमारा क्या है 200, एक बार कंडीशन में लीजिए ऑक्सीजन का कितना, चाहे नाइट्रोजन का कंडीशन में ले लिए मान लीजिए 298 पर, तो इसका मान लो 77 अगर मान लो केजी पास्कल की बात करते हैं, तो अगर यही नाइट्रोजन हमारा मेजर किया जाएगा 308 पे 10 डिग्री बढ़ने से, ये हो जाएगा 80 ऐसा कुछ हो जाएगा केजी पास्कल। तो देख रहे हैं ना कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका प्रेशर का मान भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी उसका जो केएच का मान भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये रहा हमारा केएच। तो दो बात समझ गए, केएच किसके लिए होता है, डिफरेंट गैस के लिए होता है। गैस किसका काम करता है, सॉलिड का काम करता है। दूसरा केएच जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। केएच किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने जो हेनरी का नियम अभी एक्सप्लेन किए हैं उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म था कि P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। तो इस इक्वेशंस का एक ग्राफ हमको बनाना है, और ग्राफ का इक्वेशंस आप लोग जानते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इसको हम इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हुए यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट हमारा 0 हो गया। y एक्सिस में अगर हम p को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और x एक्सिस में इस x को, x क्या हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कितना गैस डिजोल्व हुआ है। ध्यान दिया जाए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे x को, मोल फ्रैक्शन वाले x को x एक्सिस में। तो क्या होगा, इसका स्लोप क्या कर रहा है, पॉजिटिव है, ये m पॉजिटिव ही प्लेस है यहाँ पर KH। तो इस तरह से कांस्टेंट हमारा 0 है तो 0 यहाँ पे होता है। यहाँ से हमारा ग्राफ उठेगा और जैसा कि आप स्लोप क्या देख रहे हैं, स्लोप हमारा पॉजिटिव देख रहे हैं, तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इस तरह के हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलेगा, जिसका मीनिंग ये है कि सॉल्यूशन के ऊपर में जितना हम प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज्यादा हमारा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा। बस समझिए, सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज्यादा हम वेट बढ़ाएंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन के अंदर कोई पर्टिकुलर गैस उतना ही ज्यादा डिजोल्व करेगा। ये इसका मीनिंग था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये था रिलेशन बिटवीन KH एंड T। हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो ध्यान दीजिए, आपने भी क्या पढ़ा कि P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, और हमारा एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एट ए, अगर हम टेम्परेचर से रिलेशन देखना चाहते हैं इसमें, तो टेम्परेचर कम बेसी करके देखेंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पर प्रेशर तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। जिसे हम ये देखना चाहते हैं कि भाई अभी जो हमारा पोखर है, हमारा जो नदी है, उसमें जो मछली वो कैसे जिंदा रह रहा है, तो उसके ऊपर जो पड़ने वाला एयर का प्रेशर वो तो कांस्टेंट माना जाएगा ना। तो एट ए पर्टिकुलर
पर्टिकुलर प्रेशर, मान लेते हैं प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, निश्चित है, वही मान लेते हैं। तो आप x और kh में क्या देख रहे हैं कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x को यहां रखे तो 1/kh लिख सकते हैं। ये x क्या था, कितना सोलुबल हो रहा है, तो सोलबिलिटी और kh में कौन सा रिलेशन है, 1/kh। सोलबिलिटी और kh में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली का रिलेशन आ गया। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी सिस्टम का, जो एक्वाटिक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए पोखर नदी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स है, जो गैस के कण है, वो क्या होंगे, स्केप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, वो सिस्टम में नहीं रह पाएगा। उदाहरण के तौर पर आपके पास मान लीजिए स्प्राइट है, तो आप स्प्राइट में बहुत सारा गैस के कण है, डिजोल्व है कार्बन डाइऑक्साइड के। अब उसको थोड़ा सा धूप में छोड़ दीजिए, 1-2 घंटा बाद क्या देखेंगे, जो उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स था कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल गया। जब उसको आप पिएंगे तो आपको अच्छा नेचर में नहीं बुझाएगा, उसका जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रह नहीं पाया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी हमारा कम हो जाता है किसी भी सिस्टम में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सोलिबिलिटी और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। यहां आपने देखा सोलिबिलिटी और केएच में क्या उल्टा रिलेशन है, और अब यहां जनरल में देख रहे हैं कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सोलिबिलिटी क्या होती है। जैसे एग्जांपल दिया आपके पास, मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स है, इसको हम जैसे ही फ्रिज में ना रखकर धूप में रख देंगे, जब धूप में रखेंगे तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व था उस सब का सब बाहर निकलने लगेगा, और कुछ देर के बाद हम देखेंगे इसका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगी। तो सोलिबिलिटी और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अब आप सोचिए, ये भी सोलिबिलिटी कॉमन हो गया और दोनों उल्टा उल्टा क्या होगा, सीधा हो जाएगा। तो एक रिलेशन यहां हम लिख सकते हैं कि केएच और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन है, सीधा रिलेशन है, जिसका मीनिंग ये है कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे केएच का मान उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। इस बात को हम समझने के लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आप सभी एक चार्ट देखेंगे, आपके बुक में है एक चार्ट एनसीईआरटी का, एक टेबल बना हुआ है, टेबल 2.2 सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गैस हमारा एक ही है, नाइट्रोजन, लेकिन अगर टेम्परेचर हम चेंज कर देंगे, एक टेम्परेचर हमारा 293 है और दूसरा टेम्परेचर हमारा 303 है, तो क्या देख रहे हैं कि एक हमारा 76.48 केजी बार है और दूसरा हमारा क्या है 88.84 केजी बार है, केजी पर बार। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस तो एक ही है, टेम्परेचर को हमने चेंज कर दिया है, इसका देखिए केएच का मान भी क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो केएच का मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो यहाँ देखिए डिफरेंस हो गया, ये इंक्रीज कर गया। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और केएच में क्या है, सीधा रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ा तो केएच का मान भी बढ़ेगा एक पर्टिकुलर गैस के लिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी समझना है एनसीईआरटी के आधार पे। क्वेश्चन ये है कि व्हाई एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव बेटर इन कोल्ड वाटर, ठंडे जल में जो हमारी एक्वाटिक एनिमल्स है, लाइक जो भी फिश है या जो भी दूसरे तरह का एनिमल्स है, वो सब का सब ठंडे जल में बेहतर जिंदगी जी सकता है। कैसे? तो जब भी हम कोल्ड वाटर की बात किए तो कोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम होगा। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो चलिए इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कम है, कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो केएच का मान भी क्या होगा, केएच का मान भी क्या होगा, कम होगा।
और जब pH का मान कम होगा तो सोलबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोल्ड वाटर हैव हायर ऑक्सीजन गैस। जब ठंडे जल में ज्यादा ऑक्सीजन गैस है तो रिजल्ट क्या होगा कि जो एक्वाटिक एनिमल हमारा, उसको जीने के लिए, उसकी ब्रीदिंग के लिए, उसके रिस्पिरेशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो अच्छी तरह से जी सकता है। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर पानी को गर्म कर दे, या गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाती है, जब पानी हमारा कोल्ड से हॉट हो गया तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो केएच का मान भी ज्यादा होगा, और जब केएच का मान ज्यादा हो गया तो सोलबिलिटी क्या होगा, कम होगा। अगर सोलबिलिटी कम है तो गैस कम घुला हुआ है वाटर में, और अगर वाटर में गैस कम घुला हुआ है तो फिर उस जीव को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ताकि वो ब्रीदिंग करे, रिस्पिरेशन करे, तो वो मर जाएगा। तो यही कारण है कि ठंडे जलों में हमारा जो एक्वाटिक एनिमल है अच्छी तरह से जी सकेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ध्यान दिया जाए, हेनरी लॉ से रिलेटेड लास्ट हमारा एक पॉइंट बाकी है जो कि एग्जाम के नजरिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ये हमारे पास है कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम का एप्लीकेशंस क्या है? तो पहला एप्लीकेशन हम वही लिख सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल वाला। एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव बेटर इन कोल्ड वाटर। क्यों? क्वेश्चन ये, क्यों, कैसे बेटर सर्वाइव करेगा? तो कहेंगे कि बिकॉज कोल्ड वाटर प्रोवाइड more amount of dissolved ऑक्सीजन। जो ठंडे जल है उनमें ज्यादा ऑक्सीजन होती है, इसलिए क्या करते हैं, प्रोवाइड ज्यादा करता है, जिससे हमारा एनिमल अच्छी तरह से जीते हैं। सेकेंड हमारे पास है कि जो लोग गोताखोर होते हैं उसका टैंक में जो हम एयर भरते हैं वो नॉर्मल एयर नहीं होता है, उस एयर के अंदर हीलियम होती है, और हीलियम से इसलिए डाइल्यूट करते हैं ताकि उसको ब्रीदिंग में कोई दिक्कत ना हो। अगर हीलियम नहीं मिलाएंगे तो उसको ब्रीदिंग में दिक्कत होने लगेगा। तो हमारे पास करें कि द टैंक ऑफ स्कूबा डाइवर्स, द टैंक ऑफ स्कूबा डाइवर्स मतलब जो गोताखोर होते हैं, जो पानी के अंदर तैराक लगाते हैं, उसका जो टैंक होता है उसमें कौन सा हम लोग एयर भरते हैं। तो द टैंक ऑफ स्कूबा डाइवर्स इज फिल्ड विथ हीलियम मिक्स्ड एयर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो नॉर्मल एयर है उसमें क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और समथिंग अदर गैस। तो चूंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, और जब ये स्कूबा डाइवर्स पानी के अंदर जाएंगे तो जब पानी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो मसल्स है, इसका जो वेन है, आर्टरी है, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो नाइट्रोजन गैस इस आर्टरी वेन के अंदर, ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन गैस डिजोल्व हो जाएगा। फिर ये व्यक्ति जब ऊपर आएंगे, सरफेस पे आएंगे, तब चूंकि प्रेशर कम हो गया इसलिए नाइट्रोजन क्या होगा, फिर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अब निकलने में कठिनाई इस तरह से होगा कि यहाँ कुछ बबल्स बन जाएगा। जब बबल्स बन जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा। तो इस सिम्टम से बचने के लिए ये जो टैंक हमारे पास है इसमें नाइट्रोजन इतना नहीं लेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा
कुछ कम कर देंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे और कुछ हम लोग हीलियम उसमें मिक्स कर देंगे। तो आप एनसीईआरटी से देख लेंगे, एक हमारे पास वैल्यू दिया गया है कि हीलियम 11.7% लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं 32.1% और नाइट्रोजन हम लेंगे 56.2%। तो आप दोनों डाटा में डिफरेंस देखिए कि यहाँ नाइट्रोजन कितना था 78%, यहाँ नाइट्रोजन कितना 56%। अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम है, अगर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो वह सोलुबल भी कम होगा। जब नली ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रोजन की प्रेशर कम है, नाइट्रोजन कम डिजल हुआ तो निकलेगा ये कम, जिससे क्या होगा, ये बबल्स बनने की संभावना बहुत कम रहेगी, जिससे दर्द कम होगा। इसलिए जो व्यक्ति टैंक में मतलब एयर भर के ले जाएंगे, वो एयर जो है सिंपल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हीलियम के साथ उसको हम डाइल्यूट कर देंगे। उसमें होता क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा कम करते हैं, उसके जगह ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं और हीलियम की मात्रा ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अब नाइट्रोजन का बबल बनने की चांस कम हो जाएगी। वही करेंगे, द टैंक ऑफ स्कूबा डाइवर्स इज फिल्ड विथ मिक्स्ड हीलियम मिक्स्ड एयर, और लिखेंगे दिस एयर इज द मिक्सचर ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और अब चाहे तो ब्रैकेट में इसका कंपोजिशन भी दे सकते हैं, कंपोजिशन पता है, ये लिख देना है। थर्ड जो हमारे पास एप्लीकेशन है कि हमारे पास जो सोडा वाटर है या कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी स्प्राइट वगैरह सबको जब सील करते हैं, पैक करते हैं, तो उसको हाई प्रेशर पे करते हैं। तो ये करेंगे द कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर इज सील किया जाता है, इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, उस बोतल को सील करते हैं। क्यों? क्योंकि हेनरी का नियम में आपने देखा कि P = क्या होता है, KH×X। अब जितना ज्यादा प्रेशर हाई रहेगा तो गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा ना होगा, उतना ही ज्यादा डिजल्व होगा। इसलिए क्या करते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक्स को, सोडा वाटर को हम लोग पैक करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में पैक करेंगे। इससे क्या होगा, उस बोतल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, डिजल्व हो जाएगा। तो यही 3 एप्लीकेशन हमारे पास है हेनरी के नियम का। तो बोर्ड में खास करके आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें कोई भी 2 आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हेनरी से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक था उस सबका सब कवर हो चुका है और आप सभी को समझ में भी अच्छी तरह से आया होगा। बाय चांस किसी को कहीं पर अगर दिक्कत है तो हमसे जुड़ेंगे और हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।